एक चीज जिससे मुझे बचपन में भी आपत्ति थी और आज भी है, और वो चीज अभी भी मुझे तो उतनी बरकरार दिखती है देहात में, वो है पर्दा। अभी महिलाएं जो वो घूंघट निकाल के जो रखती हैं, तो मैं कभी भी किसी समाज में तरक्की कितनी हुई है इसको एक पैमाना मानता हूँ। कम्युनिकेट नहीं कर पाता। हालांकि मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। बड़े किसान की संख्या हरियाणा में आज के दिन मेरे ख्याल से 15-20 किले वाली हो रही है। 15-20 किले का किसान जो है वो एक अच्छा जीवन तो जी रहा है, लेकिन यदि आप उसको अमीरों की कैटेगरी में डालो तो अन्याय होगा। हम कितने गांव देखे जहां पे कहें जी यहाँ के 125 लड़के बाहर गए हुए हैं, यहाँ के 300 गए हुए हैं। 2-3 गांव ऐसे भी देखे जहाँ ये बोले जी असल में यहाँ तो रहे थोड़े बहुत बूढ़े रहे हैं। तीनों चीज इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। एग्रेरियन स्टैग्नेशन कह लो, डिस्ट्रेस कह लो, अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट सेक्टर में, शायद इसलिए कि हमारी सरकार ने हमारे बच्चों को इस काबिल ही नहीं बनाया कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाने लायक हो। तो आज के दिन तो स्थिति ये है कि शायद हम आगे तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। मेरे को आज के दिन उदासीनता ज्यादा लगती है, उम्मीद कम नजर आती है। मेरे को हैरानी होती है जब गांव देहात में इतने तगड़े तगड़े लड़के आपको मिलते हैं। सेहत के मामले में वाकई मैं तो अभी भी ये कहूँगा, और खास तौर पे जब आप उन गाँव में या उन इलाकों में जाओ जहाँ पे स्पोर्ट्स की कल्चर थोड़ी ज्यादा है, वहाँ लड़के और ठाडे होने शुरू हो जाते हैं। फर्क पड़ना जो शुरू हो गया वो ये है कि क्रिकेट जैसे खेल का प्रभाव बहुत बढ़ गया है गाँव और उसमें से सूत नहीं बनती। एथलीट को ये जब मेरे को बताता है जी मैं एथलेटिक्स का हूँ या फुटबॉल का हूँ, तो उनकी सेहत दूसरी तरह की होती। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, बच्चे सुथरे भी हैं क्योंकि सुथरे की परिभाषा हर आदमी की अलग हो सकती है। हर तीसरे गांव में पिज्जा और चाउमीन की रेडी लगी हुई है। तो ये सेहत को ये मैं हैरान हो गया देख के। और जब मैंने उनसे पूछा, करते जी सारे जवान बच्चे तो इसी पाव हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारा भी घर में खाना क्या था, आमतौर पे एक सब्जी या एक दाल। हमारे यहाँ ये नहीं था 4-4 चीज कभी बनती हो, बल्कि नॉर्मली तो सब्जी दाल भी नहीं, एक चीज बनती थी। ये आपके घर में भी बनती थी? हमारे वाले तो नॉर्मल घर थे भाई। मैं तो इसीलिए जब दिल्ली वगैरह में कहीं गया हूँ अपने दोस्तों के पास, वो जो 5 चीज थाली में डलती थी मेरे को समझ में नहीं आता था कि खाऊं क्या, क्योंकि स्वाद कंफ्यूज हो जाता है सारा का सारा। और जो आप कह रहे हो साधारण, आपने जब मैं अपनी दादी जी के साथ रहता था, हमारा जो रहन सहन था और खान पान जो था उससे सादा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमने भी जब दिल्ली में पहला अपना फ्लैट लिया तो जमीन बेच के लिया था अपना। फूल्स बिल्ड हाउसेस, वाइज मैन स्टे इन देम। तो उसका लॉजिक यही है कि अगर 2 करोड़ का फ्लैट है आराम से रह सकते हो, तो उसमें वो 2 करोड़ का फ्लैट आपको शायद 60-70 हजार किराए पर मिल जाएगा। कच्चे घर तो हरियाणा में बहुत साल से मुझे दिखने बंद हो चुके हैं। आपको बहुत जगह गांव के अंदर ही ऐसी जरूर मिल जाएंगी जहां पे गरीबी इतनी ज्यादा है कि किसी की अगर छत ढह भी गई वो उसको रिपेयर कराने की भी स्थिति में नहीं है। अदरवाइज मैं सोचता हूँ कि अगर ये सिविल सर्विसेज में मैं ना पास हुआ था, और तीसरे अटेम्प्ट में हुआ था, ये नहीं था कि मैं पहले में हो गया था, मैं 26 साल का हो चुका था उस समय, अगर ना हुआ होता तो मेरी जो डिग्रीज थी वो मुझे नौकरी तो दिला ही नहीं सकती थी। कहाँ जाता मैं? देखिए, मैं इसको तो फिलहाल देखता हूँ एक अवांछित टिप्पणी जो सीजीआई ने कर दी, उसने एक ऐसी भावना को छेड़ दिया जिसके ऊपर सरकार ने बड़ा कामयाबी से पर्दा डाला हुआ था, और वो है बेरोजगारी, जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट। वो विस्फोट जिस तरह से आया है, चाहे वो व्यंग के माध्यम से आया हो, लेकिन 5 दिन में 2 करोड़ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ना आपको ये तो दिखाता है कि इस मुद्दे ने कलई खोल के रख दी है सरकारी दावों की। इसका दूसरा पहलू जो आप विपक्ष की बात कर रहे हो, मैं उसको थोड़ा दूसरी तरह से देखता हूं। वो ये भी हो सकता है कि लोग विपक्ष को भी शायद एक आईना दिखा रहे हैं कि आप लोग भी शायद वो नहीं कर रहे जो हम चाह रहे हैं। इससे सरकार को तो सचेत हो ही जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी इससे अपना सबक सीखना चाहिए कि जो यूथ है उसको आप शायद अभी तक हम उस तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो चाह रहा है। तो और ये लड़ाई खुदा ना खास्ता दोबारा शुरू हो गई, आपको असली असर तो इसका तब पता लगेगा। जो बिग मनी है वो आज के दिन पूरे मीडिया पे काबिज हो चुका है, इंडिपेंडेंट चैनल्स खत्म हो चुके हैं। और मैं कहता भी हूँ कि बीजेपी जो है वो 3 चीज़ों पर चौकड़ी मार के बैठी है, जिस वजह से उनका राज यूं लगता है कि ये बिल्कुल एक कोई अभेद्य दुर्ग की तरह हो चुका है। धर्म, बड़ा पैसा
और पूरे सूचना तंत्र पे कंट्रोल, ये 3 चीजें हैं। कल यहाँ हम थे, जब कलोई का पहला दिन हमारा था, तो एक जगह एक पैच था, काफी टूटा हुआ था, तो हमारे साथ एक महिला भी थी, तो बोली सर इसको देख के मेवात याद आया ना। तो मेरे साथ 2-3 जो और थे यात्रा में लंबे वाले जो यात्रा कर रहे हैं, वो बोले ना जी इससे भी बढ़िया लाडवा की थी। सर वेलकम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, थैंक यू। और आपके साथ है ना बहुत ही कंफर्टेबल सी पोजीशन होती है, कभी इस तरह लगता नहीं कि कोई मतलब एक इंटरव्यू जैसा फॉर्मल चीज़ें हम कर पाएंगे। नहीं, वो तो आपका वैसे भी जो कार्यक्रम जो आप डॉक्टर सतीश त्यागी के साथ करते हैं, जी जी, वो बहुत लोग भी कहते हैं और मेरे बच्चे भी कहते हैं, कहते पापा सबसे क्यूट कपल है ये जो टीवी पे हम देखते हैं। कहते हैं बड़ी सहजता से और सारी बहुत गंभीर बातें कर जाते हैं। अभी क्या हुआ सर, मैं बेटे को लेके जाता हूँ स्टेडियम जी, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कभी चला नहीं, मतलब आदत ही नहीं रही। मेरी माँ कहती है कि चलते तो बीमार है, मतलब पार्क में बीमार लोग जाते हैं, लेकिन उसको 2 घंटे का चूंकि टाइम होता है, तो मैं 2 घंटे मैंने ऐसी वॉक करना शुरू किया। तो अभी तक के नतीजे पे मैं ये पहुंचा हूँ कि जो चलना है वो एक मेडिटेशन है, उससे हम अपने अंदर की यात्रा शुरू करते हैं और बहुत सारे विचार ताज़ा ताज़ा से आते हैं उसमें। तो आपका ये जो चलना है जी, इसके बारे में थोड़ा सा आपने जो अनुभव किया वो एक बार बता दीजिए। पहली चीज़ तो ये कि मेरा विचार भी पैदल चलने के बारे में आज से 2-3 साल पहले तक यही था कि ये या तो बुज़ुर्ग करते हैं या वो करते हैं जिनकी शायद सेहत ज़्यादा ठीक ना होती हो, डॉक्टर ने बता दिया। हाँ वही, अदरवाइज़ मैं मानता था कि जॉगिंग या रनिंग जो है वो है जो करनी चाहिए। लेकिन 2-3 साल पहले मैं भी सैर पे आया, शायद कोविड के बाद की बात है, क्योंकि मेरे को कोविड हुआ तो हार्ड एक्सरसाइज के लिए मना हो गया, तो तब मैं कुछ वॉक करना शुरू किया। और ये बात ठीक है कि जो आपने बात कही कि मेडिटेशन हो जाती है, कभी भी यदि आप अपने साथ हो एक लंबे समय के लिए, आदमी का दिमाग तो सोचता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी आप लंबा जब चल रहे हो, फ़र्ज़ करो 6-7 किलोमीटर एट ए स्ट्रेच जब आपको मिल रहा है चलने के लिए, और ख़ास तौर पे यदि आप अकेले हो, तो ज़रूर आदमी कहीं ना कहीं एक ध्यान सी की स्थिति में चला जाता है। जी, ये तो मैंने अपनी यात्रा के दौरान भी देखा है, क्योंकि कई जगह बहुत लंबी लंबी लीड्स आती हैं और उस समय एक चीज़ अपने आप होती है, यात्रा के जो यात्री हैं वो अपने आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं, लाइन अपने आप बिना बताए बन जाती है, हो जाती है, और उसके बाद आप निरंतर चलते जाते हैं अगले गांव तक। और उस समय ज़रूर आपका जो विचार है या जो आपकी जो सोच है, उसमें जाने का आपको मौका मिलता है बिना सोचे, जी, वो स्वतः होना शुरू हो जाता है। बाकी जहाँ तक आपने एक्सपीरियंस की बात की, 7.5 महीने हो गए हमारी यात्रा को, और कल तो समापन ही है इसका। और पहली चीज़ तो ये कि सेहत ने साथ दिया, सिर्फ आखिरी के 20 दिन छोड़ के। जी, जब शुरू किया था, शुरू करना और उसके बाद उसमें आगे बढ़ना 2 अलग चीज़ें हैं। शुरू तो आप एक बार जोश जोश में कर जाते हो, लेकिन बाद में समझ में आता है कि इस तरह की यात्राएं क्यों नहीं की गई, कितनी कठिन हो जाती क्योंकि बहुत कठिन है। ना सिर्फ आपका अपना एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी हो जाती है एक समय के बाद, 8-10 दिन 15 दिन हो तो आप कर लो, लेकिन जब आपको पता है कि 15वें दिन जब आप देखते हो आगे कि अभी तो 6-7 हल्के हुए हैं, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ एक हिसाब से, अभी दिल्ली दूर है, तब थोड़ा सी कपकपी चढ़नी शुरू होती है। लेकिन तो एक मेंटल स्ट्रेंथ आपकी टेस्ट होती है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं कहूँगा लेकिन एंड्योरेंस, वो उसमें कहीं ना कहीं काम आती है। एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि चोट नहीं लगनी चाहिए आपको किसी भी प्रकार से, क्योंकि जब गांव देहात में आप जा रहे हो, खास तौर पर कहाँ छोटा मोटा स्पीड ब्रेकर है, रोडें हैं, कहाँ आपका पाँव में मोच आ जाए, घुटना गिर जाओ, चोट लग जाए, तो वो चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। और उसके साथ जो यात्री आपके साथ चल रहे हैं लंबे, वो अगर आपके साथ पास नहीं है तो आप लंबी यात्रा नहीं कर सकते। अच्छा, फिर तो लंबी यात्रा आप संत वाली कर सकते हो कि मैंने 4 धाम की यात्रा करनी है। वो फिर एक तरह से राजनीतिक यात्रा जो है वो शायद आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके साथ ही होना बहुत ज़रूरी है। उसके आगे बढ़ के आप
किसी संदेश के साथ जब जा रहे हो तो वो संदेश सुनने वाले कोई हैं या नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं होंगे तो हो सकता है आपके साथी यात्री भी एक स्टेज पे आके हताश होना शुरू हो जाएंगे, कोई आ तो रहा नहीं, हम किस बात के लिए इतना चल रहे हैं। और यात्रा से निकलने के बहाने बहुत हो सकते हैं। सबसे बड़े तो यही होते हैं, घर में जो गमी आ गई या कोई शादी ब्याह का ओकेजन आ गया, और नहीं तो बहुत ज़रूरी चीज़ फसल की बुआई या कटाई का सीज़न है वो आ गया। तो वो जो आपके साथ लोग हैं उनका निरंतर बने रहना, एक तो उनकी खुद की कन्विक्शन, दूसरा कि लोग आपको सुन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा लॉजिस्टिक्स, आप अपनी विधानसभा या अपनी लोकसभा में तो कर सकते हैं बाहर, लेकिन जब उसके बाहर जब आप निकलते हैं, अब यहाँ पे तो सारा का सारा जो आधार बना हमारी यात्रा का, वो मेरे पिताजी की जो 53-54 साल की जो कमाई है वो राजनीतिक भी नहीं कहूँगा मैं उसको, सोशल, हाँ बिल्कुल, लोगों की कमाई है, वो काम आई है। उसके इर्द गिर्द फिर सारी यात्रा बनती चली गई। और बाकी एक्सपीरियंसेस आप पूछेंगे जिस चीज़ पे, फिर उस पर चर्चा कर लेंगे। अच्छा सर, जैसे हरियाणा को हम एक चीज़ में देखते हैं कि जब हरियाणा का नाम आता है, भाई धोती कुर्ता वाले आदमी, बच्चे भी पहन लेते हैं, वो दामन पैर के, चुंदड़ी पैर के आगे, ये हरियाणा है। बेसिकली ये हरियाणा नहीं है। एक हरियाणा वो है जो आपने अपनी आंखों से देखा है 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जाके। तो वो जो हरियाणा है वो कैसा हरियाणा है सर? क्या वो उभरता हुआ हरियाणा है, या वो डिक्लाइंड हरियाणा है, या हम अपनी सोशल और इकोनॉमिकल सब जड़ें गंवा चुके हैं? उसको किस नज़र से आप पूरे हरियाणा को अगर डिफाइन करना हो इस यात्रा के बाद, तो कैसा हरियाणा आप देख पा रहे हैं? देखिए, हमेशा इस तरह की चीज़ में कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं होता। आपको कई जगह तरक्की भी दिखेगी, कई जगह आपको लगेगा कि रिग्रेस कर रहे हैं, मतलब पीछे जाने लग रहे हैं आगे जाने की बजाय। और जहाँ तक ट्रेडिशंस का सवाल है, मैं सिर्फ उनको पहनावे से नहीं आंकता। मैंने बचपन से देहात में ज़्यादा महिलाएं सूट पहने ही देखी, तो दामन वाली कुछ कम्युनिटी को छोड़ के हाँ बहुत कम देखी हैं। और वैसे भी हरियाणा में जब आप इस तरह से घूमते हैं तो आप पाते हैं जो परिधान है वो बदलता जाता है। जवान बच्चों में अब जैसे धोती का रिवाज नहीं रहा, कुर्ता पजामे में आ जाते हैं, शायद ज़्यादातर पेंट शर्ट 25-30 साल की उम्र के बाद। बट अदरवाइज तो जो एक अब पैंट कमीज़ या टी शर्ट का जो सिलसिला चला हुआ है वो है। इसी तरह से महिलाओं, लेकिन एक चीज़ जिससे मुझे बचपन में भी आपत्ति थी और आज भी है, और वो चीज़ अभी भी मुझे तो उतनी बरकरार दिखती है देहात में, वो है पर्दा। महिलाएं जो वो घूंघट निकाल के जो रखती हैं, तो मैं कभी भी किसी समाज में तरक्की कितनी हुई है इसको एक पैमाना मानता हूँ। कम्युनिकेट नहीं कर पाता। हालांकि मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ। ईरान बहुत एडवांस्ड है एजुकेशनली, कल्चरली, हर हिसाब से, लेकिन उनके समाज में भी है ही है बिल्कुल। तो अब लेकिन मेरा अपना मानना है। तो बाकी जिस प्रकार की एग्रेरियन क्राइसिस अब आपको नज़र आती है, सिर्फ वो लिखने का विषय मात्र नहीं है जिसके ऊपर लेख लिखे जाएं या पेपर्स लिखे जाएं या रिसर्च पेपर्स लिखे जाएं, आपको एग्रेरियन डिस्ट्रेस अब नज़र आता है। और ये बड़ी भ्रांति है ख़ास तौर पे शहरी तबकों में कि हरियाणा जैसे प्रदेश में कोई बड़े किसान हैं। बड़े किसान की संख्या हरियाणा में आज के दिन मेरे ख्याल से 15-20 किले वाली हो रही है। उसको आप बड़ा मानते हो। 15-20 किले का किसान जो है वो एक अच्छा जीवन तो जी रहा है, लेकिन यदि आप उसको अमीरों की कैटेगरी में डालो तो अन्याय होगा। वो उस नाते कहीं स्टैंड नहीं करते यदि आप शहरों में जिस प्रकार से पैसा जनरेट हुआ है उससे अगर उसका कंपैरिजन करें तो और युवा जो है, हम कितने गांव देखे जहाँ पे कहें जी यहाँ के 125 लड़के बाहर गए हुए हैं, यहाँ के 300 गए हुए हैं। 2-3 गांव ऐसे भी देखे जहाँ ये बोले जी असल में यहाँ तो रहे थोड़े बहुत बूढ़े रहे हैं, बाकी तो सारा जवान तबका जो है सारा विदेश गया हुआ है।
उसमें भी दो कैटेगरीज आप कर सकते हो। एक वो इलाका है जो शौक से जाना शुरू हुआ था, अच्छा, पंजाब के साथ लगते इलाके जो हैं उससे प्रभावित होकर वो आज से कुछ साल पहले जाना शुरू हो गए थे। लेकिन जब आप हरियाणा के अंदर आते हो तो अब ये चीज़ ये नहीं है कि किसी एक इलाके तक सीमित है, ये आपको पूरे हरियाणा में देखने को मिलेगी। पैन हरियाणा, पैन हरियाणा, और ये तीनों चीज़ इकट्ठी जुड़ी हुई हैं। एग्रेरियन स्टैग्नेशन कह लो, डिस्ट्रेस कह लो, अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट की भी और प्राइवेट सेक्टर में, शायद इसलिए कि हमारी सरकार ने हमारे बच्चों को इस काबिल ही नहीं बनाया कि वो प्राइवेट सेक्टर में जाने लायक हो। और उसका नतीजा ये है कि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, तो जितना भी साधन संसाधन है आदमी के पास, ज़मीन के माध्यम से हो या घर में कुछ पैसा हो, तो और गैर कानूनी तरीके से लोग बाहर का रास्ता कर रहे हैं। तो ये बहुत भयंकर स्थिति है। इन द सेंस ये तो एक पहलू है इसका दूसरा पहलू जो किसी भी समाज में आपको मिलेगा, यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और युवाओं के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, क्राइम आएगा ही आएगा और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, जो आज के दिन हरियाणा में आप देखने लग रहे हो। मैं हमेशा इस चीज़ की बहस करता था लोगों के साथ कि हरियाणा में जो क्राइम है, आप उसको कृपया करके बॉम्बे या उस तरह की जगह से कंपेयर ना करें। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। हम ठीक है, क्रिमिनल एक्टिविटी हर जगह होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। लेकिन अब पिछले कई सालों में स्थिति ये बन गई है, मेरे को तो याद है हुड्डा जी ने 2-3 बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आंकड़ा दिया है, तो मैं उसी को ले लेता हूँ। 65 या पता नहीं 68 ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं इस समय जो हरियाणा में ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये अनेकों चीज़ें हैं जो ये दिखा रही हैं कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, द रॉट हैज सेट इन। तो आप जो पूछ रहे थे हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, तो आज के दिन तो स्थिति ये है कि शायद हम आगे तो बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। उसका दूसरा पहलू ये है कि अब हमारे बच्चे हर फील्ड में आपको नजर आएंगे, जो पहले नहीं था। यूपीएससी का एग्जाम एक उसका यदि आप उदाहरण मान के ले लो, क्योंकि वो सबसे ट्रेडिशनल नौकरी है, उसमें अब जिस संख्या में बच्चे हरियाणा से आ रहे हैं वो पहले कभी नहीं होता था। अनकन्वेंशनल फील्ड्स जिनको कल तक बोलते थे, आपका जर्नलिज्म है, मीडिया किसी भी तरह का हो, आपका फिल्म इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री है, हर जगह आपको बच्चे मिलेंगे हरियाणा के। तो उस नाते आपको एक ग्रोथ दिखती है। लेकिन उसमें ध्यान वाली बात यह है कि वो बच्चे आमतौर पर दूसरी या तीसरी पीढ़ी के बच्चे हैं जिनके माँ बाप या उनसे भी ऊपर पढ़ाई लिखाई या नौकरी में आ गए थे। जिसकी फर्स्ट है उसको मुश्किल, फर्स्ट वाले आपको अभी भी बहुत कम मिलेंगे। तो ये अनेकों एक्सपीरियंसेस आप इस यात्रा के माध्यम से देखते हैं। और किसी विशेष चीज़ के बारे में आप पूछना चाहें तो उस पर भी जब, लेकिन मेरे को आज के दिन उदासीनता ज़्यादा लगती है, उम्मीद कम नज़र आती है। ये एक मेरी फीलिंग है। और उसका शायद एक कारण ये भी है कि लोग 2024 में बदलाव के लिए तैयार थे राजनीतिक तौर पे, वो बदलाव नहीं आ पाया। तो उसके बाद आदमी सिर्फ पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, साधारण लोग भी थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं उससे। अच्छा सर, एक बीजेपी ने जो सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट है अपनी हरियाणा में, वो 2 चीज़ों पे की। एक तो किया उन्होंने कास्ट के आधार पे, बहुत एक तगड़ा डिफरेंसेस, कोई माने ना माने पर है। एक रिलीजन के आधार पे कोशिश की, मेवात में प्रयोग उनका फेल रहा लगभग। लेकिन चूंकि नेशनल लेवल पे वो इतना ज़्यादा करते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट कि उसका असर हर मोबाइल रखने वाले पे पड़ ही जाता है। तो ये जो कास्ट वाला मतभेद है, ये जब आप गांव में गए तो क्या आपने महसूस किया ये? उस तरह से तो नहीं जिस तरह से वो आपके चुनाव में नजर आता है। अच्छा, चुनाव के बाद नहीं किया, मतलब उस तरह से नहीं। चुनाव में तो वाकई आपको ये नज़र आना शुरू हो जाता था कि बीजेपी कहीं ना कहीं वोट लेने के मामले में तो समाज को विभाजित करने में कामयाब रही है। और मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, जो सामाजिक समीकरण हैं, जो फिर आपके राजनीतिक समीकरणों में भी नज़र आते हैं, ये ना अब पहली बार हो रहे, ये हमेशा से रहे हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन एक जो घृणा पैदा करें आप, वो होता है उस चीज़ को, उन मतभेदों को एक दूसरे स्तर पे ले जाना जी, जहां आपसी संबंध आपके जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाएं। चुनाव है, बहुत कीनली कंटेस्टेड होते हैं,
बहुत लोगों में खिंचाव भी आता है, तनाव भी आता है, लेकिन चुनाव ख़त्म होने के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। लेकिन बीजेपी उसको परमानेंसी देना चाह रही है ताकि उनका वोट जमा रहे। अदरवाइज तो मेरा मानना यह है कि सबसे ज़्यादा तनाव तो सरपंची के चुनाव में होता है। हाँ, जो बाद तक भी रहता है, ठीक है, लेकिन उसमें जाति का इतना रोल नहीं होता। वो तो आपसी एक वो जो कहते हैं जितना चुनाव छोटा उतना खोटा, तो वो वाली बात है। तो लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पिछले 12-13 साल में बीजेपी ने जो प्रयास किया है, और जो आपने सांप्रदायिकता वाली बात की, वो ठीक है, वो भाईचारा उठ के खड़ा हो गया वहाँ पे मेवात में और उस चीज़ को रोक दिया, और 3 साल से ज़्यादा हो गए रुका हुआ है। लेकिन जो धर्म के आधार पे जो लकीरें खींच दी हैं वो आसानी से नहीं हटेंगी। मैं हमेशा अपने इस यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर का उदाहरण देता हूँ। मुजफ्फरनगर का वो इलाका है जब 47 के दंगों में भी वहाँ दंगे देहात में नहीं भड़के थे, शहरी फिनोमेना होता था वो, लेकिन 2013 में हो गया। और वो सारा किसान वर्ग है, हिंदू है, मुसलमान है, और हिंदू में कौन सी जाति है कोई मतलब नहीं, वो सारा किसान वर्ग है। लेकिन सांप्रदायिकता के आधार पे वहाँ पहली बार बड़ा भयंकर दंगा हुआ, और आज तक हम उस स्थिति को नॉर्मलाइज नहीं कर पाए, जबकि वो चौधरी चरण सिंह को एक मुश्त वोट देते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक उम्मीद जगी थी किसान आंदोलन के दौरान, क्योंकि वहाँ की भागीदारी पूरी थी, और उसमें वही वाली बात है, हिंदू मुसलमान सब था। लेकिन जब वोट की बात आई, 3 महीने बाद ही वोट की बात आई, तो उसी था बैठे पाए लोग। जो चीज़ बीजेपी ने हरियाणा में कास्ट को लेके की है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हिंदू सेंटिमेंट व्हाटएवर इट इज, मुझे नहीं पता वो क्या है, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको कुरेद तो रखा है। नहीं तो इतनी नाकामयाबी के बावजूद भी लोग घूम फिर के वोट वहीं डाल जाएं, तो कहीं ना कहीं कोई गहरी चोट तो मार रखी है। भले ही हमारे यहाँ सांप्रदायिकता उस तरह से नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कंसंट्रेशन सिर्फ एक पॉकेट में है, तो लेकिन ये मानना कि उसका असर बाकी प्रदेश पे नहीं होता, ये भी गलती होगी। तो इसीलिए उसका वहाँ पे रोका जाना भी बहुत ज़रूरी था। अच्छा सर, हरियाणा की जो 2 सेहत हैं, एक सेहत फिजिकल सेहत, एक सेहत हम आर्थिक सेहत भी देखते हैं, तो फिजिकल सेहत कैसी है हरियाणा की? क्योंकि आपने तो सिरसा से लेके गुड़गांव तक के लोग देख लिए इसमें यात्रा में। मेरे को हैरानी होती है जब गांव देहात में इतने तगड़े तगड़े लड़के आपको मिलते हैं। सेहत के मामले में वाकई मैं तो अभी भी ये कहूँगा, और ख़ास तौर पे जब आप उन गाँव में या उन इलाकों में जाओ जहाँ पे स्पोर्ट्स की कल्चर थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ लड़के और ठाड़े होने शुरू हो जाते हैं। अभी मैं बादली वाले इलाके में था, तो बिल्कुल एक अलग चीज़ थी वहाँ पे। तो वो तो है सेहत तो, लेकिन एक फ़र्क पड़ना जो शुरू हो गया वो ये है कि क्रिकेट जैसे खेल का प्रभाव बहुत बढ़ गया है गाँव, और उसमें सेहत सूत नहीं बनती। अनलेस आप कम्पिटिटिव खेलने की तैयारी कर रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है। कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा सेहत वाला लगता है आपको? वो तो ये कबड्डी और रेसलिंग वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि ज़्यादा संख्या में तो वही दिखते हैं। एथलीट को ये जब मेरे को बताता है जी मैं एथलेटिक्स का हूँ या फुटबॉल का हूँ, तो उनकी सेहत दूसरी तरह की होती है। लेकिन हमारे यहाँ कंपैरेटिवली सेहत अच्छी है, लोगों सेहत अच्छी भी है और फिटनेस भी है और मजबूती है। ये तो है। हाँ, इलाके अलग अलग हैं, उसमें तासीर अलग अलग हो सकती है। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्पोर्ट्स का कल्चर है या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ये जिसको आप हार्टलैंड कहते हो, ये मजबूती यहाँ ज़्यादा है कंपैरेटिवली इस बेल्ट में। और ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, बच्चे सुथरे भी हैं क्योंकि सुथरे की परिभाषा हर आदमी की अलग हो सकती है, लेकिन कद काठी और उस हिसाब से खान पान में तो हरियाणा मिक्स हो गया होगा, सबकी एक जैसा ही खान पान होगा इनका। मेरे को इस यात्रा में पहली बार मैंने डिस्कवर किया, हर तीसरे गांव में पिज्जा और चाउमीन की रेडी लगी हुई है। ओह, तो ये सेहत को ये मैं हैरान हो गया देख के। और जब मैंने उनसे पूछा, करते जी सारे जवान बच्चे तो इसी पाए हैं। मोमोज की भी देखी, वही वो चाउमीन मोमो और ये पिज्जा वाली, तो ये सेहत के तो ये तो दुश्मन नहीं है सर। दुश्मन बिल्कुल, खास तौर क्योंकि देखिए स्वाद के लिए आप खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, मैं डिनाई नहीं करता,
लेकिन जो आपका जो ट्रेडिशनल खाना होता है ना किसी भी जगह का, वो उसका एक इतिहास होता है, वो आपकी जो बॉडी का जो सिस्टम है उसके साथ उसकी मैचिंग हुई हुई होती है। तो ऐसे ही नहीं है कि कोई चीज कहीं होनी शुरू होगी तो इसलिए लोगों ने वो खाना शुरू कर दिया। बहुत ही गंदे तेल में जो फिजियोलॉजी है आपकी, जो फिजियोलॉजी है आपकी, वो सारी दुनिया की अलग है। ये पूरा जो आपका ईस्ट एशिया है, इंक्लूडिंग चाइना लार्जली, ये सारा लैक्टोज रेजिस्टेंट है। तो आप कभी भी देखना उनके खाने में दूध नहीं होता या दूध का प्रोडक्ट, क्लोजेस्ट इज सोया। कोई घी नहीं है, कोई दही नहीं है, कोई मक्खन नहीं है, कोई दूध नहीं है। हमारी सारी डाइट उस पर बेस्ड है। तो यदि आप उसको चाउमीन से रिप्लेस करेंगे या पिज्जा से रिप्लेस करेंगे, स्वाद के लिए एक आधी बार तो ठीक है, लेकिन यदि वो आपकी रेगुलर डाइट बन जाए तो फिर कहीं ना कहीं उसका गांव में एक बच्चा गोलगप्पे बेचता है, मध्य प्रदेश का। उनका तुम कंवारी गांव में कैसे आए? बोला जी इस साइट को दिखाने से के लिए मेरे से किसी ने 5,000 रुपये लिए थे कि ऐसा गांव दिखाऊंगा जहाँ भी तो गोलगप्पे की रेडी वाला नहीं है। तो बोला उसने मुझसे 5,000 रुपये लेके यहाँ गोलगप्पे की रेडी के लिए छोड़ दिया। मेरा बचपन भी रोहतक में बीता है और रोहतक में पंजाबी बहुत हैं, तो मेरे को भी बचपन में गोलगप्पे बहुत खाए, स्वाद भी लगते थे। उसके बाद पेट खराब हो वो अलग बात है, लेकिन गोलगप्पे वही कह रहा हूँ, हाइजीनिक बहुत लगते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, स्वाद तक तो ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा भी घर में खाना क्या था? आमतौर पे एक सब्जी या एक दाल। हमारे यहाँ ये नहीं था 4-4 चीज कभी बनती हो, बल्कि नॉर्मली तो सब्जी दाल भी नहीं, एक चीज बनती थी। ये आपके घर में भी बनती थी? हमारे वाले तो नॉर्मल करते भाई। मैं तो इसीलिए जब दिल्ली वगैरह में कहीं गया हूँ अपने दोस्तों के पास, वो जो 5 चीज थाली में डलती थी, मेरे को समझ में नहीं आता था कि खाऊं क्या, क्योंकि स्वाद कंफ्यूज हो जाता है सारा का सारा। और जो आप कह रहे हो साधारण, आपने जब मैं अपनी दादी जी के साथ रहता था, हमारा जो रहन सहन था और खान पान जो था, उससे सादा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब वो बिल्कुल देहात वाला हिसाब था रोहतक के अंदर। तो उस नाते तो सारा बचपन जो है उसी तरह से बीता है, और शायद वो उसी टाइम का खाया पिया है जो यात्रा चल रही है या चला भी। अच्छा सर, अब आर्थिक सेहत की अगर हम बात करें, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें जो एक इकोनॉमिस्ट आए हुए थे, उन्होंने ऐसे पर्ची में एक प्रेडिक्शन निकाली। उसमें एक प्रेडिक्शन ये भी थी कि भारत के अधिकांश लोग अब अपना घर नहीं ले पाएंगे। मैं उसको सुन के मेरे मतलब गुजबम रोंगटे खड़े हो गए सर। और मैंने सोचा कि एक बार आपसे ज़रूर ये सवाल हम पूछूंगा, क्योंकि आप पूरा हरियाणा घूम चुके हो, क्या हम शहरों में अब अपना घर नहीं खरीद पाएंगे? देखिए ये चीज़ ना मेरे को कभी समझ में नहीं आई। ये जो प्राइवेट हाउसिंग जो बनने लग रही है, इसके जब दाम सुनो तो ये समझ में आता है कि इनको कौन खरीद रहा है। कोई भी दीनदयाल में 50,000 से कम के दाम नहीं है, जबकि ये गरीब आदमियों को देने के लिए बनाई। लेकिन सारे ऑक्यूपाइड भी होते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ सरकारी नौकरी के हिसाब से कि कौन गवर्नमेंट सर्विस वाला आदमी है या महिला है जो इसको अफोर्ड कर सकती है, बट एंड ऑफ द डे सबके पास है। अब वो ठीक है, हमने भी जब दिल्ली में पहला अपना फ्लैट लिया तो ज़मीन बेच के लिया था अपना, ऐसा नहीं था कि कोई कैश था। तो वही वाली बात है, जिस तरह की आप बात कर रहे हो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की, मेरे ख्याल से वो तो आदमी को अपनी कोई पुश्तैनी चीज़ बेच के ही खरीद सकता है, अन्यथा सिर्फ सैलरी के ऊपर तो नहीं खरीद सकता। नहीं खरीद। और मैं इतना नेगेटिव नहीं हूँ जैसे वो इकोनॉमिस्ट कह रहे थे, क्योंकि मैं भी जब इनको देखता था ये हज़ारों हज़ार फ्लैट जो बन रहे हैं, मैं भी सोचता था इनमें रहेगा कौन। अब भी खाली पड़े हैं, खाली हैं, बहुत खाली हैं। मैं खास तौर पे ये आप इधर सोनीपत वाली साइड आएँ या उधर आप दिल्ली से नोएडा और गाज़ियाबाद की तरफ निकलें, हज़ारों हज़ार फ्लैट। उसके पीछे एक कारण ये देते हैं कि जो लोग हमारे बाहर गए हुए हैं वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें, लेकिन उनका किराया इतना ज़्यादा है कि जो ज़रूरतमंद है वो किराए पे भी नहीं जा पा रहा वहाँ पे। मुझे पता नहीं जी, ये जो रियल एस्टेट की जो मार्केट है ये कैसे काम करती है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे को जो बचपन से एक छोटी सी बात समझ में आई थी कि किसी रियल एस्टेट की वैल्यू जब तक उस पर उसी अनुपात टाइप का रेंट ना मिल रहा हो तो फिर वो इन्वेस्टमेंट भी किस काम की।
तो सिर्फ डेड इन्वेस्टमेंट यदि है कि आपके पास पैसे इतने फालतू हो रहे हैं कि आपके पास, आप ये सिर्फ सोचिए कि 100 रुपये पे मेरे को अगर चवन्नी भी मिल जाए तो ठीक है, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो एडिशनल इनकम है, वहाँ तक तो मेरे को बात समझ में आती है, बट उससे आगे नहीं। वो और एक वो पुरानी कहावत है, फूल्स बिल्ड हाउसेस, वाइज मैन स्टे इन देम। तो उसका लॉजिक यही है कि अगर 2 करोड़ का फ्लैट है, आराम से रह सकते हो, तो उसमें वो 2 करोड़ का फ्लैट आपको शायद 60-70 हज़ार किराए पे मिल जाएगा, और वही 2 करोड़ आप अगर इतना इन्वेस्ट करो तो आपको शायद 2 लाख रुपए महीने के मिल जाए। तो ये इकोनॉमिक्स की सीरियस बातें हैं, मेरे ज़्यादा ये समझ में अच्छा उस तरह से तो नहीं आती कि मैं उस पर कोई मुकम्मल जवाब। आपने हरियाणा के किसी इलाके में खास तौर पे गुर्बत, गरीबी देखी सर? कच्चे घर देखे आपने कहीं पे? कच्चे घर तो हरियाणा में बहुत साल से मुझे दिखने बंद हो चुके हैं, क्योंकि मेरा कई बार वास्ता पड़ा, किसी भी मतलब नहीं दिखे आपको? और जहाँ शायद वो हैं वहाँ थोड़ा ट्रेडिशन है, वो गुर्बत वाले नहीं हैं, वो लिपे हुए घर हैं। तो लेकिन मैं दूसरे प्रदेशों में गया, जाने का मेरे को कई बार मौका मिला है अपनी नौकरी में, इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पे। वहाँ जाके देखिए तब आपको लगता है हरियाणा तो स्वर्ग है, क्योंकि वहाँ बहुत बुरा हाल है। लेकिन हमारे यहाँ आपको बहुत जगह गांव के अंदर ही ऐसी ज़रूर मिल जाएंगी जहाँ पे गरीबी इतनी ज़्यादा है कि किसी की अगर छत ढह भी गई वो उसको रिपेयर कराने की भी स्थिति में नहीं है। ऐसा है? ऐसे मिले हैं कई बार, ऐसे तो मिले हैं। मैं ये कहूँ कि हरियाणा में बिल्कुल सबके पास बढ़िया पक्के मकान हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत बड़ा तबका आज के दिन भी ऐसा है जो अपने छोटे 2 कमरों के लिए सरकार से काफ़ी उम्मीद लगाए बैठा रहता है कि मेरे को कोई 1-2 लाख रुपया मिल जाएगा तो मेरी छत घर बना लूँगा। हाँ, और जब से ये प्रधानमंत्री आवास योजना 6-7 साल से इसमें पैसा आना जो बंद हुआ है, आप आज के दिन गांव में यदि जाएं, ख़ास तौर पे जो गरीब मोहल्ले हैं दलितों के, विशेष तौर पे आपको सबसे बड़ी मांग उनकी तरफ से वही मिलेगी जी, कॉलोनी के पैसे नहीं आ रहे। तो उससे आपको फिर ये भी लगता है कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट तो है। अच्छा, कोई ऐसा बुजुर्ग भी मिला या बच्चा भी मिला सर कि मुझे आईएएस बनना है, मैं क्या करूं? कोई इस तरह का एक्सपीरियंस रहा? ऐसे तो कई बार मिलवाए बच्चा? ऐसे तो कई बार मिले हैं, और कई जगह बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई हुई है गांव वालों ने, वो देखी आपने? तो उसमें खास मेरे को ले गए हैं, और मेरे ना चाहते हुए भी मेरे को ये भी कहा है जी थोड़ा सा बोल दो, 2-4 मिनट, बच्चों को इनकरेजमेंट हो जाएगी। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस विषय पे बोलूं, क्योंकि मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं, और आजकल बच्चे जो हैं ज़्यादातर जो तैयारी में हैं, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की तैयारी है, वो नॉर्मली आर्ट्स की नहीं है, उसमें और चीज़ें ज़्यादा हैं। और मेरा वो उस तरह का बैकग्राउंड मेरा नहीं रहा पढ़ाई का, लेकिन तभी आप ये अपनी वीडियो में मैंने कई बार सुना आपकी कि तो साइंस जरूर पढ़ना 12वीं तक। मेरे को देखिए मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास कर गया इसलिए सब कुछ ठीक लग रहा है। अदरवाइज मैं सोचता हूँ कि अगर ये सिविल सर्विसेज में मैं ना पास हुआ था, और तीसरे अटेम्प्ट में हुआ था, ये नहीं था कि मैं पहले में हो गया था, मैं 26 साल का हो चुका था उस समय, अगर ना हुआ होता तो मेरी जो डिग्रीज थी वो मुझे नौकरी तो दिला ही नहीं सकती थी। कहाँ जाता मैंने MBA भी नहीं किया था कि BA के बाद MBA कर ली हो, मैं BA के बाद MA कर रखी थी। उसमें MBA की डिमांड थी वैसे। बिल्कुल, मेरा जो दौर है पढ़ाई वाला, ये MBA का क्रेज़ उस टाइम शुरू हुआ था, क्योंकि मेरा जिस कॉलेज से मैं हूँ उसमें बहुत भारी संख्या में लोग सिविल सर्विसेज में जाते थे, लेकिन हमारे वाला जो टाइम था उसमें सिविल सर्विसेज में जाने वाला ऑलमोस्ट सूख गया था काम, और सारा फोकस जो था वो जर्नलिज्म की तरफ, मीडिया की तरफ, ये नया मीडिया जो आया था, और आपका MBAs और इस तरफ जाना शुरू हुआ था। तो इसीलिए मैं खुद कहता हूँ कि 12वीं तक बहुत अनिवार्य है कि आप साइंस पढ़ें और मैथ्स के साथ पढ़ें। हाँ ठीक है, आपने नॉन मेडिकल करनी है तो एक अलग बात, बायोलॉजी वाली बात वो अलग है, अगर आपने सोचा है कि डॉक्टर बनना है मेरे को। अन्यथा आपको मैथ्स और साइंस करनी बहुत ज़रूरी है 12वीं तक। उसके बाद आप जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं, कम से कम आप हर जगह का इम्तिहान लेने लायक बच्चे होते हैं। लेकिन अगर आपने 11वीं में आर्ट्स ले ली तो रास्ते इक्के दुक्के हैं और बाकी बंद हो जाते हैं सारे। सर चलो यूथ पे ही बात आ गई है, तो पढ़ लो, चाहे आप साइंस पढ़ लो, कॉमर्स पढ़ लो, फिर नौकरी का रास्ता बड़ा ही हमारे देश में बहुत ज़्यादा कठिन रास्ते हैं। सरकारी नौकरी तो नाम मात्र की हैं, चाहे वो कोई सी गवर्नमेंट हो।
तो अभी जो बेरोजगारी हैं और जो फर्स्ट एड हो रहे हैं, विवाद, तनाव, कुंठाएं, अपने अपने जीवन की, मोबाइल की एडिक्शन, इसमें है ना पार्टियां बन जाती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी। अब उस पे बीजेपी वाले तो ये डरे हुए हैं कि ये हमारा नाश करने के लिए बन गई। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के जो थिंक टैंक वाले लोग हैं वो सोच रहे हैं कि ये हमारे जो विरोध का वोट है वो बटाने के लिए बन गई। जबकि कॉकरोच पार्टी वाला, उनका अभी पता ही नहीं है कौन है लीडर, क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या है, कुछ नहीं, ना विजन, ना कुछ नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे उसके करोड़ों में लोग जा रहे हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हो? देखिए, मैं इसको तो फिलहाल देखता हूँ एक अवांछित टिप्पणी जो सीजीआई ने कर दी, उसने एक ऐसी भावना को छेड़ दिया जिसके ऊपर सरकार ने बड़ा कामयाबी से पर्दा डाला हुआ था, और वो है बेरोजगारी, जॉबलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट। वो विस्फोट जिस तरह से आया है, चाहे वो व्यंग के माध्यम से आया हो, लेकिन 5 दिन में 2 करोड़ इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ना आपको ये तो दिखाता है कि इस मुद्दे ने कलई खोल के रख दी है सरकारी दावों की। इसका दूसरा पहलू जो आप विपक्ष की बात कर रहे हो, मैं उसको थोड़ा दूसरी तरह से देखता हूं। वो ये भी हो सकता है कि लोग विपक्ष को भी शायद एक आईना दिखा रहे हैं कि आप लोग भी शायद वो नहीं कर रहे जो हम चाह रहे हैं, हमारी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहे हो। हालांकि मैं इसको भी सीरियस पार्टी के तौर पर नहीं देखता। 6 दिन पुरानी बात है, 6-7 दिन पुरानी बात है, वो तो आने वाले समय में पता लगेगा अभी। लेकिन जिस प्रकार से लोग उससे जुड़े हैं, तो वो एक सिमरिंग सेंटिमेंट जो होता है ना, एक जो चिंगारी सुलग रही है, वो एकदम से सामने उभर के इससे आई है। और ये पूरा ढकोसला जो है कि इतनी नौकरियां दे दी और हिंदुस्तान की इकॉनमी यूं बूम कर रही है, वो सारा का सारा धराशायी इस एक चीज ने कर दिया। पॉलिटिकली इसको सीरियस उस नाते, पार्टी के नाते तो आप तभी ले पाओगे जब धरातल पे कुछ आएगा, तब तक नहीं। लेकिन बिल्कुल इससे सरकार को तो सचेत हो ही जाना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी इससे अपना सबक सीखना चाहिए कि जो यूथ है उसको आप शायद अभी तक हम उस तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे जिस तरह से वो चाह रहा है। मुझे नहीं, और कॉकरोच वालों ने जो वो निकाला है अपना मैनिफेस्टो 5-6 बिंदुओं का, उसको देख के मेरे को ये भी नहीं समझ में आता कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक दबी हुई भावना जरूर है जो उभर के बाहर आई है इसके माध्यम से। उसमें एक शर्त भी है, मतलब 3-4 शर्तें हैं कि इंसान का लेजी होना बहुत जरूरी है और अनएम्प्लॉयड होना जरूरी है और मोबाइल की एडिक्शन होनी उसको बहुत जरूरी है। इस तरह की शर्तें हैं उस पर कुछ। वही ना, व्यंग है बहुत तगड़ा। उसमें तो खैर मैं मतलब खरा नहीं उतरता, मतलब अगर मैं उसको फॉलो करूं अभी खरा नहीं उतर रहा। नहीं, वो व्यंग है। और इस चीज को तो प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में सबसे बड़ी स्टेज से कह चुके हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं रील्स बनाना, रील्स बनाओ, पैसे कमाओ। तो उसको मतलब मैं इस पर क्या बोलूँगा। वीडियो का पता नहीं होता सर। मेलोडी के वो जो टॉफी दी है वो उनका मिलियंस में, करोड़ों में देख लिया लोगों ने। काम की बात कोई शायद देखे भी ना, इसका कोई पता थोड़ी है एल्गोरिथम का। मैं शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहता, वो तो फुहड़पन था टॉफी वाला। मतलब सबसे उच्चतम स्तर का फुहड़पन जो हो सकता है, जो उच्चतम स्तर पे किया गया हो, वो था। क्या मतलब, सिंदूर जब हुआ था, कौन सा देश आया था आपकी मदद में? आपकी जो ये पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी जो है, कहाँ थी वो? कोई भी नहीं आया आपके साथ। आपके पड़ोस में युद्ध चल रहा है, आप कहीं खड़े ही नहीं है। आप किसी हाई टेबल पे नहीं है आज के दिन। जो आपके मित्र थे उनको आप दुत्कार चुके क्योंकि आपको लगा कि अमेरिका आपको सब कुछ दे देगा, और अमेरिका ने जो आपके साथ बर्ताव किया है वो तो बिल्कुल ही किसी छुट भैया के साथ जो होता है उस तरह का व्यवहार कर रखा है, और आपको बिल्कुल लटका दिया बीच में। तो पता नहीं, लेकिन वही वाली बात है कि क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन्हीं चीज़ों को मास्टर स्ट्रोक कह के लोगों को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। पता नहीं, अब डिप्लोमेसी को इस स्तर पे ले जाना। 1 महीने पहले ये लोग कह रहे थे कि हमारे देश में तेल की कोई कमी नहीं, और मुझसे आ रहा है हमारा तेल। इलेक्शन थे ना जी, और अब ये कह रहे हैं हाँ
हॉर्मुज बंद है? इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक। अच्छा। तो और ये लड़ाई खुदा ना खास्ता दोबारा शुरू हो गई, आपको असली असर तो इसका तब पता लगेगा। हालांकि मेरे अब जैसे मैंने कहा मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो जानते हैं कई चीजें तो आंखों से दिखती हैं, जो जानते हैं उनकी बातें हम सुनते हैं। जब आरबीआई चेताने लग रहा है आपको, आरबीआई का गवर्नर जब चेताने लग रहा है, तो आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत कंजर्वेटिव लोग होते हैं, वो डराते नहीं कभी। लेकिन आरबीआई का गवर्नर भी जब आपको चेताना शुरू कर दे, तो इसका मतलब समझ लो कि हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। और अभी रिसेंटली 20 तारीख को इंडियन एक्सप्रेस में सुरजीत भल्ला का एक आर्टिकल है। सुरजीत भल्ला, मैं बीच में रोकूंगा आपको, उन व्यक्तियों में से हैं, एक हैं जो 2014 से लेके और 2026 तक मोदी सरकार के मतलब हर कदम की सराहना करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने उनका जिक्र किया कि ये उनमें से हैं, इंटेलेक्चुअल भक्त की संज्ञा अगर मैं दे सकूं। लेकिन उनका वो आर्टिकल इतना हार्ड हिटिंग है। उन्होंने कहा आप इलेक्शन जीत रहे हैं वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपने इकोनॉमी का सत्यानाश, देश हार रहे हैं, देश हार रहे हैं। तो वो अब देखिए, अंत में किसी ना किसी स्टेज पे आके तो चीजें सामने आएंगी, और वो आने लग गई हैं अब। और उसी के ऊपर मैं एक डिस्कशन देख रहा था, ये जो इन्फोसिस के जो को फाउंडर थे पाई, मोहनदास पाई। अब मोहनदास पाई भी मतलब गजब के गुणगान करते हैं सरकार के, लेकिन उस प्रोग्राम में इतनी गालियां बक रहे हैं वो लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि 12 साल में इन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। उसने अपनी वेदना तो व्यक्त की है, लेकिन फिर भी तो लेकिन कहना मतलब ये कि इस तरह के हर तरह से ये आवाज़ आनी शुरू हो गई है कि आपने झूठे आंकड़ों का सहारा लिया है, आपने फर्जी डेटा जो है वो लोगों को परोस के ये बताने की कोशिश की है कि हम कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। उस अर्थव्यवस्था में इनइक्वालिटी कितनी बिल्ड इन हो चुकी है, उसका आप जिक्र नहीं होने देना चाहते। और शायद अभी भी नॉर्वे की विजिट इसीलिए थी कि वहाँ पे अडानी जी को दोबारा रिहेबिलिटेट कराना था उनके फंड में। $2 ट्रिलियन का फंड है वो, जिससे उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन बहुत विवादों में रही वो यात्रा। यहाँ आप देश को बता रहे हैं कि आप बाहर विदेश में मत जाइए और सोना मत खरीदिए, गाड़ी कम चलाइए, फलाना कीजिए, ढमकाना चाहिए, भाषण दिया और अगले दिन विदेश। सबसे ज्यादा तेल तो आपने बचा दिया। नहीं, हम तो 7.5 महीने से बचा रहे हैं, तब तक तो कोई संकट भी नहीं था। सर, ये जो बीजेपी का सूचना तंत्र है, आप तो चूंकि आपको एक्सपीरियंस है बीजेपी का, ये मतलब क्या इनके कोई ग्रुप बने हुए हैं क्या? ऐसे एमपीज का एक ग्रुप, उसमें एक सूचना आएगी फिर आगे हम यही करेंगे, कुछ ऐसा है सेंट्रलाइज? नहीं, मैं बल्कि कुछ दिन उनके टीवी पे भी आया हूँ जब मैं एमपी था, शुरू की बात है। देखिए, वो थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में तो काम करते हैं। हाँ, मैं कई बार सोचता हूँ कि कांग्रेस मतलब जिससे ये उम्मीद कर रहे हैं बीजेपी को हरा देगी, कांग्रेस मतलब उनके मुकाबले में खड़ी कहाँ पे है भाई? संसाधनों में, चीजों को मैनेज करने में। वो बंगाल के बाद मैंने देखा वो पूरी मंडी लगा रखी थी उन्होंने। वो तो बहुत ही एक अजीब सा ही सीन था, कियोस्क लगे हुए थे। हाँ, मैं उसको मीडिया की मंडी कहता हूँ। व्यापार मेला नहीं लगता, उसमें अलग अलग कंपनी के लगे होते हैं, उस तरह का व्यू था। और आप सुविधाएं देखिए, सब कुछ सुविधाएं हैं। नहीं, वो तो खैर मैं मानता हूँ कि पैसे का और संसाधनों का बहुत खेल है, और लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं इससे ज़्यादा ये मानता हूँ कि जो बिग मनी है वो आज के दिन पूरे मीडिया पे काबिज हो चुका है। इंडिपेंडेंट चैनल्स ख़त्म हो चुके हैं, अखबारों की आज भी कुछ क्रेडिबिलिटी बची हुई है, लेकिन पढ़ बहुत कम लोग रहे हैं। अदरवाइज आपको फिर भी अगर आप 1-2 अखबार उठाएं तो आपको ठीक ठाक उसमें आपको सूचना मिल जाएगी, ओपिनियन भी मिल जाएगा। लेकिन नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो कुछ है ही नहीं, खाली है। खाली है बिल्कुल। वो तो मेलोडी खिला रहे हैं। हाँ, मेलोडी खिला रहे हैं। दूसरा वो कहते हैं ना, डंबिंग डाउन ऑफ कॉन्वर्सेशन, मतलब कॉन्वर्सेशन को इतना नीचे स्तर पे ले जा चुके हैं कि आप उससे कुछ नहीं सीख रहे, कुछ हासिल नहीं कर रहे। तो जो बिग मीडिया का कंट्रोल, बिग मनी का कंट्रोल है टोटल मीडिया के ऊपर, और वो बड़ा पैसा जो है वो सारा का सारा सरकार के नियंत्रण में है या सरकारी पार्टी के नियंत्रण में है, तो उसी का प्रभाव है जो आपको नीचे नज़र आने लग रहा है। मैं तो उसको इस हिसाब से देखता हूँ, और मैं कहता भी हूँ कि बीजेपी जो है
वो 3 चीज़ों पर चौकड़ी मार के बैठी है, जिस वजह से उनका राज यूं लगता है कि ये बिल्कुल एक कोई अभेद्य दुर्ग की तरह हो चुका है। धर्म, बड़ा पैसा और पूरे सूचना तंत्र पे कंट्रोल, ये 3 चीज़ें हैं। ये 3 चीज़ें जिस दिन इन 3 में से एक में भी बिखराव आ गया, उसी दिन पोल खुलनी शुरू हो जाएगी, जो अब हुई है। अब इसलिए हुई है कि पहले तो अमेरिका ने हमारे साथ जो किया, उससे हमारी अंदर की कमजोरी बाहर आनी शुरू होगी, और दूसरा, इस लड़ाई ने हमारी सारी वीकनेसेस जो थी, जो इकोनॉमी पे पर्दा डाला हुआ था और झूठ परोसा जा रहा था, वो भी अब सामने आना शुरू हो गया। सर, जैसे एक जुडिशरी एक पक्ष है हमारे देश का, तो जुडिशरी को बड़े सम्मान की दृष्टि बचपन से ही, मतलब मैं समझता था कि ये जो न्यायाधीश होते हैं बड़े, मतलब एक अच्छी इमेज थी दिमाग में। पर जैसे अब सूचना तंत्र मजबूत हुए हैं और चीज़ें बाहर आने लगी हैं, तो पता लग रहा है कि ये पिलर भी अपना थोड़ा सा अब डगमगा गया है। मेरा ये मानना है कि जो जिसको कहते हैं ना लास्ट रिजॉर्ट किसी भी चीज़ का जो होता है, उसमें आपको कुछ भरोसा रखना पड़ता है। तो जुडिशरी जो थी वो लास्ट कोर्ट ऑफ अपील थी कि और कहीं नहीं तो शायद यहाँ न्याय मिल जाएगा। अब यहाँ भी जुगाड़ मतलब दिखने लगे हैं भाई, वो तो कोई बंदा अपनी रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा है और वो पा लेता है उस चीज को। इस चीज पे तो सबसे बड़ा विचार होना चाहिए। कॉकरोच पार्टी ने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला है। ये सिर्फ जुडिशरी के लिए नहीं, ये अक्रॉस द बोर्ड, चाहे आपकी ब्यूरोक्रेसी है या आपकी जुडिशरी वाले हैं, कि भाई ये पोस्ट रिटायरमेंट गवर्नमेंट असाइनमेंट्स जो हैं, प्राइवेटली आप कुछ कीजिए, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है यदि आप रिटायर होने के बाद किसी कंपनी पे आप डायरेक्टर की भूमिका में आ जाते हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, मेरा कोई आपत्ति नहीं उस चीज़ से, क्योंकि मैं इस चीज़ में विश्वास रखता हूँ कि आपको अपने आजीविका तो करेगा। आपको अपने सिटीजन पर भरोसा भी रखना चाहिए, हर चीज़ को शक की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। लेकिन सरकार से रिटायर होकर और सरकार में ही फिर रास्ता ढूंढना दोबारा किसी तरह से, ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। कोई आदमी कितनी ठीक है, कई बार इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर कंटिन्यूटी चाहिए होती है, वो उसका तो सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका में एक प्रेसिडेंसी 8 साल से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन वर्ल्ड वॉर के दौरान 3 बार प्रेसिडेंसी एक ही आदमी के हाथ में रही थी। वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी। वैसी कोई बात है, समझ में आती है, लेकिन सीबीआई का कोई डायरेक्टर है, वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिले जा रही हैं, आईबी का डायरेक्टर है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिले जा रही हैं। सरकार में देख लो, हरियाणा में ऐसा लगता है कोई रिटायर ही नहीं हो रहा, सब वापस आ जाते हैं, मतलब सब वापस, सारे के सारे। ऐसी अजीब अजीब डेजिग्नेशंस क्रिएट हो गई हैं कि ये नहीं समझ में आता कि जो एक्चुअली प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो इम्पोर्टेंट है या स्पेशल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो ऊपर बना रखा है रिटायर्ड वो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पोस्ट रिटायरमेंट री एम्प्लॉयमेंट विद गवर्नमेंट सिंड्रोम जो है, देखिए पॉलिटिकल आदमी को तो सुविधा है, इस तरह का कोई भी आदमी आएगा वो प्लायबल होगा। पॉलिटिकल आदमी को क्या आपत्ति होगी उससे? तो ये चीज, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है और जो पॉलिटिक्स में जो थोड़े सुलझे हुए लोग हैं, उनके लिए सोचना बहुत जरूरी है कि इस चीज से कैसे बाहर निकला जाए। और ये खासतौर पे पिछले 15-20 साल में तो बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा घर कर गई। पहले नहीं सुनने में आता था कि रिटायर होके भी आदमी चले जा रहा है। अब तो जैसा मैंने कहा, ऐसा लगता है कोई रिटायर ही नहीं होता। हाँ सर, चलते चलते क्योंकि आपका भी टाइम हो गया है जाने का, ये जो हमारा हरियाणा है अभी फिलहाल, और ये जो हरियाणा की सरकार है, देखो पॉलिटिकली तो आप कहोगे कि कुछ नहीं है, नाश हो रहा है, ये पुराना दिख रहा। कुछ ऐसा, कोई ऐसा सेगमेंट आपको दिखता है जिसमें ये ठीक परफॉर्म कर रहे हो? आप बता दो, फिर मैं उस पर जवाब दूंगा। इंडस्ट्री कैसी है हमारी? कहाँ है? हमारे बच्चे तो कहीं जा नहीं रहे। एजुकेशन तो कमाल की है हमारी। हमारे तो HPSC के चेयरमैन ने कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी सिस्टम तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वहाँ प्रोफेसर्स भी बेकार हैं और जो स्टूडेंट्स वहाँ से निकल रहे हैं वो निकम्मे हैं, इसलिए वो HPSC की नौकरी के लायक ही नहीं है। तो खुद कह रहे हैं। अच्छा, वो बात दूसरी है कि 42 बच्चे आपके UPSC क्लियर कर लेते हैं। हमारे बच्चे UPSC क्लियर कर सकते हैं, लेकिन HPSC में 35% नहीं ला सकते हमारे गोल्ड मेडलिस्ट। रोड्स कैसे हैं हरियाणा के? बड़े हाईवे से नीचे उतरो, फिर आपको सारी रोड्स पता लग जाएंगी। और मैं तो इसमें, जब मैं लाडवा गया मुख्यमंत्री जी का हल्का, मज़ा आ गया। अच्छा जी। मतलब कल हम पता नहीं यहाँ थे, कलोई वाला भाजपा का आपने शायद वो स्लोगन आप भूल गए, आप सबका साथ सबका विकास। नहीं, मैं उसी पे आ रहा था।
कल यहाँ हम थे, जब कलोई का पहला दिन हमारा था, तो एक जगह एक पैच था, काफ़ी टूटा हुआ था। तो हमारे साथ एक महिला भी थी, तो बोली सर इसको देख के मेवात याद आया ना। तो वो मेरे साथ 2-3 जो और थे यात्रा में, लंबे वाले जो यात्रा कर रहे हैं, वो बोले ना जी इससे भी बढ़िया लाडवा की थी। कहते यहाँ तो ये रोडे बिछे हुए हैं, शायद इस पे रोड रोलर चल के और तारकोल बिछ के सड़क बननी है। करता वहां तो सड़कें उधड़ी हुई थी लाडवा में। और इसीलिए मैंने कहा, जो आप स्लोगन की बात कर रहे हो, कि मैं उस दिन मान गया कि बीजेपी वाकई पूरे प्रदेश के सारे इलाकों को एक दृष्टि से देखती है। अगर मुख्यमंत्री के हल्के की ये दुर्गति है तो बाकी प्रदेश की भी दुर्गति ऐसी बना रखी है उन्होंने। क्योंकि और जो आपने सड़कों का जिक्र किया, एक मेरे को लाइन सूझ गई जब लाडवा से हम निकले। मैंने कहा हरियाणा में जब आप हाईवे से नीचे उतरो तो आपको विकास जो है हरियाणा में वो सड़कों के नीचे दबा हुआ नजर आता है। अच्छा सर, ये आजकल तो मोबाइल में सारे फंक्शन भी आ गए हैं, स्टेप्स काउंट हो जाते हैं, किलोमीटर काउंट हो जाते हैं, तो टोटल कितना आपका हो गया है? यार मैंने महीना एक पहले देखा था, तब 33 लाख के आसपास स्टेप्स हो चुके थे। ओके। बट हमारे जो किलोमीटर्स हैं वो करीब 2800 के आसपास हुए हैं। 2800। और गजब की चीज़ ये है कि जब हमने यात्रा शुरू में प्लानिंग करनी शुरू की थी तो हमने सोचा था कि 2700 से 3000 के बीच में आएगा। और वो एग्जैक्टली उतना ही हो रहा है। जबकि पिछले 14 से जब हमने आखिरी के 5 विधानसभा जो किए हैं, पटौदी, बेरी, बादली, कलोई और कल रोहतक में समापन जो है, ये डिस्टेंसेस छोटे हैं क्योंकि गर्मी की इतनी ज़्यादा मार है कि हम दोपहर में लेट शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा कल तक जो हम 20, 22, 24 किलोमीटर करते थे, अब वो 12, 14 किलोमीटर तक। लेकिन इसका एक फायदा हो गया आपको कि आपके अब हर गांव में मतलब बहुत हरियाणा के कॉन्टेक्ट्स बन गए हैं। बिल्कुल। अब कहीं भी होता है तो रियल सूचनाएं आप तक, हम जो जर्नलिस्ट हैं हमारी मतलब पावर ही ये होती थी। जैसे मैं कहीं भी पोस्टेड होके गया तो मैं क्या करता था, उस गांव में, हर गांव में जाता था, एक बार वहाँ 5-4 लोगों से मिलता था, उनके मोबाइल नंबर ले लेता था, फिर मैं उनको महीने 2 महीने में याद कर लेता था, और सरपंच साहब ठीक चल रहा है क्या। फिर वो एक ऐसा सूचना तंत्र मेरा बन जाता था कि मेरी खबरें मिस नहीं होती थी। तो अब आपकी भी खबरें मिस नहीं होती। मैं अपने आप को फिलहाल उस श्रेणी में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा जो हमारे से ऊपर वाली पीढ़ी है, उसके जो नेता हैं, उनका फीडबैक जो है, हमारे वाले तो उसके आसपास भी कहीं नहीं। क्योंकि उनका जो जुड़ाव लोगों से रहा है, लोगों के बीच में रहने का, देखिए आपको आदमी की पहचान भी हो जाती है। मैं कई बार क्या होता है कि मुझे तो आज तक खैर नहीं हो पाई सर। नहीं, आदमी की पहचान से मतलब ये, जैसे किसी गांव का जिक्र है, कोई जलसा करना है, मुझे तो सब ठीक लगते हैं सर। नहीं, वो भी है, लेकिन कि जिक्र करेंगे जैसे कि जी फलाने गांव में इसको बोल दिया है, मेरे पिताजी कहेंगे छोड़ दो ना, तुमने असली को तो बोला ही नहीं है। अच्छा, वो असली से शायद मैं मिला भी नहीं हुआ। हाँ। लेकिन उनको पता है कि सही मायने में प्रभाव वाला आदमी कौन सा है। मेरे को तो वही प्रभाव वाला दिखता है जो मेरे साथ आ रहा है। तो जो मैंने कहा, वो जो फीडबैक सिस्टम जो है उनका, मैं अपने पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी जनरेशन की बात कर रहा हूँ, वो कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। ये मोबाइल वाला कम्युनिकेशन नहीं है उनका। मोबाइल वाला भी, और वार्तालाप बड़ा इनफॉर्मल है, उसमें किसी प्रकार का तनाव नहीं है। मैं कई बार मैं पिताजी को कहता हूँ, मैंने कहा आप इसकी बकवास इतनी क्यों सुन रहे थे, और कहता ठीक है, मजा आ रहा था मैंने भी। लेकिन उस बहाने कुछ ना कुछ मिल जाता है आपको। तो वो अपना अपना टेम्परामेंट है, लेकिन मैं इसको वाकई जनरेशनल चेंज मानता हूँ। वो सहजता जो इस पीढ़ी में है, हमारे से ऊपर वाली में, वो हमारे वालों में मेरे को नजर नहीं आती। मैं अपनी बात के पास कई लोग ऐसे पहुंच जाते हैं जिनको वो बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन वो उनसे घुट-घुट के बातें करते हैं। मैं बोला सर, मैं तो जिस आदमी को पसंद नहीं करता मैं उससे बात नहीं कर पाता, आप इनसे। बोला कम से कम आके टाइम पास तो करने लग रहे हैं। बिल्कुल। बोला इसको अगर मैं निराश करके भेज दूंगा तो फिर आएगा कहाँ से। बिल्कुल सही बात। तो ये बुजुर्ग मतलब उस मेरे पिताजी को मैंने ऐसे लोगों से जफ्फियां डालते देख रखा है जो बिल्कुल, मैंने कहा जी इसके साथ हमारे साथ तो ये है ना, कहीं थोड़ी सी भी खींच हो जाए तो अजीब किस्म का तनाव अपने आप ही ले लेते हैं। वहाँ ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आपकी यात्रा में ऐसे कितने लोग हैं जो बिल्कुल शुरुआत से लेकर अब तक लास्ट दिन तक चले हैं? ऐसे कितने लोग हैं? 150 लोगों का पूल है। ओके।
हमारा प्रयास ये रहता है कि किसी भी दिन परमानेंट यात्रियों की संख्या 90 से नीचे ना जाए। तो 35-40 लोग तो जरूर ऐसे हैं जो पूरे 7 के 7 महीने चले रोज। हाँ, जब आप चले हो तो वो भी चले। और 80-90 लोग ऐसे हैं जो कम से कम 5 महीने चले। तो इसी में आपकी जो यात्रा की जो स्ट्रेंथ है वो बन जाती है। और मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, गांधी जी की जो दांडी मार्च थी उसमें परमानेंट यात्री 78 थे। इसी तरह से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसमें परमानेंट यात्री जो था वो 119 था। और राहुल गांधी जी का तो आपकी यात्रा में ये मतलब संशय ही बना रहा, लेकिन अल्टीमेटली वो आए यात्रा में। उन्होंने जी, जब मैं उनको इंदिरी में था, मैं उस समय जब मेरे को दिल्ली बुलाया और मैं उस दिन उनको पहली बार सही मायने में निमंत्रण दे के आया था, उन्होंने पल भर के लिए भी कोई इफ बट नहीं की थी। उन्होंने कहा था मैं तुम्हारे लास्ट फेज में आऊंगा। लेकिन लास्ट फेज का हमको थोड़ा खटका इसलिए था कि इलेक्शन थे और वो तो शुक्र है मैं थोड़ा बीमार हो गया, हमारी यात्रा पोस्टपोन होगी, नहीं तो 5 तारीख का समापन था। तो लेकिन बढ़िया है, ठीक है। बढ़िया सर, यात्राएं सिखाती तो हैं जीवन में। शायद ये जो यात्रा का कॉन्सेप्ट ही इसलिए चला था कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, अपने अंदर झांक सकें। मेरा मानना ये है कि ना सिर्फ ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, बट आप अपने संदेश के साथ लंबे समय तक लोगों के बीच में रह सकें। अदरवाइज क्या होता है, कोई भी इशू जो है उसके लिए आपने कुछ मोमेंटम बिल्डअप किया, हफ्ता 10 दिन, फिर कोई जलसा किया या कोई प्रदर्शन किया और उसका समापन हो जाता है। उसके बाद वो लोगों के बीच में कितने दिन तक वो बात रहती है, नहीं रहती, आपको दोबारा फिर कोई चीज़ उठानी पड़ती है। यात्रा में निरंतर आपका अब 7 महीने से मुद्दे तो हम बाकी सारे भी उठाते हैं, लेकिन मुख्य तो सद्भाव और कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ 7.5 महीने से तो यही चीज़ चल रही है। कई बार क्या होता है सर कि हमें ना उस चीज़ की आदत पड़ जाती है, जैसे अब आपको ये कुक्कड़ सी मस्ती रहेगी इसकी ना, तो ये तो हमारे यात्रियों ने महीना पहले पूछना शुरू कर दिया था कि जी यात्रा ईद खत्म हो जाएगी, इसके आगे क्या करना है। तो वो तो जब आपने ऑलमोस्ट पूरा साल किसी चीज में लगा दिया हो, हाँ, तो आदत बन जाती है, पैर भी आपके कुड़मुड़ाने लग जाएंगे। बिल्कुल, एक दिन की बात हो जाती है। अभी बताता हूँ, महीना सवा महीना पहले की बात है, हमारा 2 दिन का ब्रेक था, तो मैं दिल्ली अपने घर में था। तो मैं सुबह उठा, चाय पी, अखबार पढ़ा, मेरे को सूझा नहीं कुछ, और मैं जूते पहन के निकल गया सैर करने। घंटे के बाद मेरी वाइफ का फोन आया, कहती कहाँ है? मैंने कहा मैं तो नेहरू पार्क पहुंच लिया। पागल हो लिया बिल्कुल। तो वो आपका बिल्कुल पूरा का पूरा दिन जिस चीज के इर्द गिर्द घूम रहा हो, तो ऐसा तो बन ही जाता है। तो बढ़िया सर, बातें तो मतलब कितनी कर लो बातों का, तो वैसे कहते हैं ना कि 3 हफ्ते अगर आप किसी चीज को करो तो आदत का, हाँ, 21 दिन का वो आदत बननी शुरू हो जाती है। बढ़िया है। तो ये तो 7.5 बुलाते रहना आप अपने यात्रियों को एक साथ कि आज तू आ जा मेरे साथ, आज तू आ जा। नहीं, इनके साथ तो एक दूसरे स्तर का संबंध हो गया अब। जिन लोगों ने इतना त्याग करके इस यात्रा में जो लगे हैं, तप है ये, तप है जी। तो मैं तो कई सौ कावड़ डाली थी इतनी देर में, इतने दिन, है ना। चलो सर, बहुत शुभकामनाएं आपको, और धन्यवाद दोस्तों। ये बहुत ही इनफॉर्मल था, और खास बात है मैंने कोई तैयारी नहीं की थी इसके लिए, ना मैंने की थी। आपको ब्रिजेंद्र सिंह जी की बात कैसी लगी, और आप जरूर अपने कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।